Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we will discuss zoonosis, food poisoning and emerging re-emerging infections. Okay, so जोनेसिस की दो टाइप्स की क्लासिफिकेशन होती हैं जो एग्जाम में आपसे पूछी भी जाती हैं. एक है ओल्डर क्लासिफिकेशन एंड द सेकेंड वन इज न्यू क्लासिफिकेशन. तो ओल्डर क्लासिफिकेशन ऑफ जोनोसिस में 3 कैटेगरीज हैं. अब ध्यान से देखो तो ये 3 कैटेगरीज जो हैं वो हैं आपको एंथ्रोपोजोनोसिस, जू एंथ्रोपोजोनोसिस एंड एम्फीजोनोसिस. तो एग्जाम में एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन आते हैं लाइक रैबीज इज ए टाइप ऑफ या फिर ब्रुसेलोसिस इज ए टाइप ऑफ. तो आपको सबसे पहले देखना है एंथ्रोपोजोनोसिस को. ठीक है, तो यहाँ पे एंथ्रोपो का मतलब होता है मैन, ओके, और जू का मतलब होता है एनिमल. सो ये एंथ्रो से जू की तरफ नहीं आता. इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो जू है ये पैराडॉक्स है कि जू से ये एंथ्रोपो की तरफ जाता है. मीन्स एनिमल टू मैन ट्रांसमिट होता है. ओके, सो ए डिजीज विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू मैन, ओके, दैट इज एंथ्रोपोजोनोसिस. फॉर एग्जाम्पल रेबीज आप देख लो तो डॉग बाइट हुई और डॉग से डायरेक्ट ह्यूमन में रेबीज का ट्रांसमिशन हो गया. प्लेग देखो तो जो कि रैट से डायरेक्टली ट्रांसमिट हो सकता है. एंथ्रैक्स एंड इकाइनोकोसिस भी एंथ्रोपोजोनोसिस में ही आते हैं. नाउ सी जू एंथ्रोपोजोनोसिस. तो जू एंथ्रोपोजोनोसिस में आपको दिख रहा है कि पहले जू वर्ड है एंड देन एंथ्रोपो है. तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा एंथ्रोपो से जू में. मीन्स ये एंथ्रोपो मीन्स मैन, तो मैन से जू में ट्रांसमिट होता है. ओके, यानी इट इज अ डिजीज transmissible from man to animal. For example, ह्यूमन ट्यूबरकुलोसिस इन कैटल. अगर ह्यूमन ट्यूबरकुलोसिस कैटल में होता है तो वो क्या होगा, वो जू एंथ्रोपोजोनोसिस होगा. ओके, सो थर्ड वन इज एम्फीजोनोसिस. तो एम्फीजोनोसिस का मतलब होता है दोनों डायरेक्शन में ही होता है, मैन टू एनिमल भी होता है और एनिमल टू मैन भी होता है. तो इसके एग्जाम्पल्स में आएंगे आपको ट्रेपेनोजोमा क्रूजी एंड सिस्टोसोमा जैपेनिकम. ओके, तो ये दोनों डायरेक्शन में होते हैं, एनिमल टू मैन एंड मैन टू एनिमल. तो आपको अब याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ओल्ड जो क्लासिफिकेशन है वो. नाउ सी द न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ जोनोसिस. तो इसमें 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है. डायरेक्ट जोनोसिस, साइक्लोजोनोसिस, मेटाजोनोसिस एंड फोर्थ वन इज स्पैरोजोनोसिस. ओके, सी डायरेक्ट जोनोसिस वो होता है जो डायरेक्टली एनिमल से मैन में ट्रांसमिट होता है, ऑकर्स थ्रू डायरेक्ट. तो ये डायरेक्टली एनिमल से मैन में ट्रांसमिट हो सकता है. और ये कैसे होता है डायरेक्टली, थ्रू द कॉन्टैक्ट और फोमाइट और फिर मैकेनिकल वेक्टर के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है एनिमल टू मैन में. इसके एग्जाम्पल में आपको रैबीज एंड ब्रुसेलोसिस ये जो है ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं. इफ़ डॉग बाइट हुई तो ह्यूमन को डायरेक्टली रेबीज वायरस ट्रांसमिट हो गया एनिमल टू मैन. ओके, सी साइक्लोजोनोसिस जो है विच इन्वॉल्व्स मोर देन वन स्पीसीज, जिसमें एक से ज़्यादा स्पीसीज हो और एक से ज़्यादा वो वर्टिब्रेट स्पीसीज हो. ओके, तो इसमें एक से ज़्यादा वर्टिब्रेट स्पीसीज का इन्वॉल्वमेंट होता है. इसके एग्जाम्पल में आपके होंगे टीनिएसिस एंड इकाइनोकोकोसिस. सी मेटाजोनोसिस जो होता है इट इन्वॉल्व्स इनवर्टिब्रेट वेक्टर. ओके, तो इसमें इनवर्टिब्रेट वेक्टर स्पीसीज होते हैं जिसमें इनवर्टिब्रेट वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है लाइक प्लेग. तो ये जब भी रैट से ह्यूमन की तरफ ट्रांसमिट होता है ना तो एक जोनोसिस ये बन जाएगा. ओके, और इसमें एक इनवर्टिब्रेट वेक्टर होता है दैट इज रैट फ्ली. तो प्लेग का जो इंटरवर्टिब्रेट वेक्टर होता है वो होता है रैट फ्ली, जिसके बाइट से ह्यूमन बींग्स को प्लेग हो सकता है. कुछ अर्बोवायरल डिजीजेस भी मेटाजोनोसिस के कैटेगरी में आते हैं एंड प्लेग एंड अर्बोवायरल डिजीज. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अब देखते हैं स्पैरोजोनोसिस को. तो स्पैरोजोनोसिस क्या होता है, जहाँ पर
हो नॉन एनिमल रिजर्वायर, मीन्स जो एनिमल नहीं है, एनिमल इसका रिजर्वायर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल लार्वा, माइग्रेन्स एंड माइकोसिस या फिर फंगल इन्फेक्शन, तो ये किस में आते हैं, ये आते हैं आपको एस्पेरोजोनोसिस में। सी इस क्लासिफिकेशन से रेबीज एंड प्लेग, जो ये मैंने क्लासिफिकेशन बताया जूनोसिस का, इसमें से आपको सबसे ज़्यादा रेबीज एंड प्लेग्स का क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि रेबीज इज ए टाइप ऑफ और प्लेग इज ए टाइप ऑफ। ओके, तो रेबीज इज ए टाइप ऑफ डायरेक्ट जूनोसिस एंड प्लेग इज ए टाइप ऑफ मेटाजूनोसिस। नाउ लेट्स सी फूड पॉइजनिंग, तो इसमें मोस्टली आपसे इनकी इंक्यूबेशन पीरियड से ही क्वेश्चन आते हैं। तो इंडिया की जो मोस्ट कॉमन फूड पॉइजनिंग है दैट इज स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 6 आवर होता है, ये मैं कितनी बार पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ। एंड सेम यही इंक्यूबेशन पीरियड होता है बैसिलस सीरस फूड पॉइजनिंग में, जो इमेटिक फॉर्म का बैसिलस सीरस फूड पॉइजनिंग होता है ना, इसमें भी यही इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 6 आवर। नॉन इमेटिक टाइप ऑफ बैसिलस सीरस फूड पॉइजनिंग जो है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 12 to 24 आवर। एंड क्लोस्ट्रीडियम परफरेंसिस फूड पॉइजनिंग जो होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 6 to 24 आवर। साल्मोनेला का फूड पॉइजनिंग का इंक्यूबेशन पीरियड 12 to 24 आवर होता है। एंड बॉटुलिज्म फूड पॉइजनिंग का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 12 to 36 आवर्स का। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग इन्फेक्शन। तो इमर्जिंग इन्फेक्शंस वो होते हैं जो फर्स्ट टाइम इमर्ज हो रहे हैं। इमर्ज मीन्स उभरना, फर्स्ट टाइम कोई अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको हम इमर्जिंग इन्फेक्शन बोलते हैं। मीन्स जो न्यू इन्फेक्शन होते हैं उनको हम इमर्जिंग इन्फेक्शन बोलते हैं। वेयर एज री इमर्जिंग इन्फेक्शंस आर दोज विच वे आर डोरमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब जो एक बार हुए थे, कभी इन्फेक्शन एक बार लगा था उसके अंदर, फिर वो डोरमेंट था काफ़ी टाइम के लिए, एंड अगेन इट इमर्जेज, और फिर से ये दोबारा इमर्ज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं री इमर्जिंग इन्फेक्शन। सो फर्स्ट सी द CCF मीन्स क्रीमियम कॉन्गो फीवर। ओके, तो ये एक तरह का गिनिया वायरस है। एंड आप इसका कॉज देखो तो इसका पॉजिटिव एजेंट है नायरो वायरस, जिसको विनिया वायरस भी बोलते हैं। एंड वेक्टर होता है क्रीमियम कॉन्गो फीवर का, ये होता है हाइलोमा हार्टिक। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ क्रीमियम कॉन्गो फीवर इज 1 to 3 days। एंड केस फर्टिलिटी रेट भी इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, दैट इज़ 30% होती है इसकी केस फर्टिलिटी रेट। अगर ड्रग ऑफ चॉइस देखें फॉर द क्रीमियम कॉन्गो फीवर, तो ये है आपको वायरल ड्रग है एक राइबाविरिन। नाउ सी निपा वायरस, तो निपा वायरस काफ़ी कुछ दिन पहले काफ़ी फेमस था, आपको पता होगा। तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है निपा वायरस का दैट इज हिनेपी वायरस। ओके, एंड इट्स रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज कंजम्पशन ऑफ बैट ईटन फ्रूट्स, मीन्स वो फ्रूट्स जो पहले ही बैट के सिक्रीशन से कंटामिनेटेड है, उनका इफ़ ह्यूमन बीइंग कंजम्पशन करता है ना, तो निपा वायरस होने के चांसेस हैं। नाउ सी SARS सार्स एंड MERS मर्स। ओके, तो सार्स का फुल फॉर्म होता है आपको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसका न्यू वेरिएंट है ये मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो दोनों का पॉजिटिव एजेंट होता है कोरोना वायरस। ओके, इसलिए मर्स को मर्स कोव के भी नाम से जानते हैं। नाउ सी इवोला, इससे इतना ही आपसे पूछा जाता है इसका पॉजिटिव एजेंट। तो अब देखते हैं इवोला वायरस को। तो इवोला वायरस का भी इंक्यूबेशन पीरियड आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एंड ये होता है 2 to 21 days। रूट ऑफ ट्रांसमिशन इवोला वायरस का होता है कंटामिनेटेड बॉडी फ्लूइड से या फिर सेक्सुअल रूट से। नाउ सी द जीका वायरस, तो जीका वायरस में इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो होता है एडीज एजिप्टी मॉस्किटो के द्वारा, या फिर होता है MTCT मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन जो होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन इसके द्वारा, या फिर ब्लड से या फिर सेक्सुअल रूट से भी होता है। ओके, तो इसका डायग्नोसिस जो हम करते हैं वो करते हैं RT-PCR टेक्निक से। LVD लीची वायरस डिजीज जो होता है ये सबसे पहले मिली थी मालदा डिस्ट्रिक्ट में एंड सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल में जो है, और ये बिहार मुजफ्फरपुर में भी हुई थी कुछ साल पहले। लीची वायरस डिजीज़ की डिटेल तो अभी तक नहीं पता चली स्टडीज़ में, बट हमें इतना पता चला है कि ये डिजीज़ जो होता है ना, ये लीची कंजम्पशन से होती है। जब इस लीची को एम्प्टी स्टोमक में माल नॉरिश्ड बच्चे
PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जिनको होता है, अगर माल नॉरिश बच्चे इसको अगर खाते हैं तो उनको ये लीची वायरस डिजीज हो जाती है। और इसमें क्या होता है ना कि लीची वायरस डिजीज में इसमें सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होता है, और इस हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से कोमा या डेथ भी हो सकती है। एपिडेमियोलॉजी में अभी तक इस डिजीज का कॉजेटिव एजेंट पता नहीं चला है, बट पैथोजेनेसिस में ये पता चला है कि एक केमिकल प्रोड्यूस होता है, दैट इज MCPG। MCPG मीन्स मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल ग्लाइसिन। ये केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया होता है। उन प्रोटीन एनर्जी जो माल नॉरिश्ड बच्चे हैं ना, उनमें सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया होता है, एंड जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सो जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज थे उनको मैंने बता दिया है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ेंगे। तो इफ़ you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming video reaches you. Okay, thank you.